हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं युक्ति की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान की संपूर्ण तैयारी के लिए एनसीईआरटी पर यह आधारित है। आपका सामान्य ज्ञान का सार संग्रह, जो कि आपके सामान्य ज्ञान के सभी विषयों के आपके 50,000 से प्लस आपके क्वेश्चन आंसर हैं। तो इसी सीरीज़ में जो हमारा प्राचीन काल था, यानी कि हमारा भारत का इतिहास हमने स्टार्ट किया था। भारत के इतिहास में भी आपका जो प्राचीन काल था वो समाप्त हो चुका है। प्राचीन काल के बाद अब हमारा क्या आएगा, मध्यकाल आएगा। मध्यकाल में भी हमने आपका पूर्व मध्य, तो हमने आपका इसमें मराठा काल जो था, मराठा साम्राज्य, वो कंप्लीट कर लिया था, जो कि आपके प्रीवियसली एग्जाम से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और आगामी एग्जाम के लिए भी जो इम्पोर्टेंट थे क्वेश्चन, वो हमने मराठा साम्राज्य के सारे कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे मध्यकालीन भारत, यानी कि विविध। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इन कालों में नहीं होते हैं, लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पूरा हम एक बार में पूरा मध्यकालीन भारत का रिव्यू देख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम इसमें स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा इसी सीरीज़ में कि पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है। तो जो पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं वो कौन है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसके लेखक आपके जैनक हैं। कौन है? जैनक आपके पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं। ठीक है, आगे है कि नागर, द्रविड़ और वेशर है। तो जो नागर, द्रविड़ और वेशर है, ये आपके भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। ये कैसी हैं? जो मंदिर आपके बनते हैं, और तो इनकी जो वास्तु की ये 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। ठीक, फिर आता है कि बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है। तो बड़ा इमाम बाड़ा आपका लखनऊ में स्थित है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे है आपका कि किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें। तो वो आपके जब सवाई जयसिंह थे, उन्होंने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का एक समूह बनाया था जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके। ठीक है, फिर आता है हवा महल कहाँ है। तो हवा महल आपका जयपुर में है। ठीक, फिर है कि प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है। तो ये आपका जो चेतक घोड़ा था, ये राणा प्रताप से संबंधित था। किससे था? महाराणा प्रताप से संबंधित था। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। तो कौन सा कथन है? तो वो है कि उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया था। ये कथन सही नहीं है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, वो बनवाया था। तो जो जंतर मंतर की जो स्थापना है वो आपके जयसिंह द्वितीय ने करवाई थी, और ये कहाँ है? तो दिल्ली में है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट आता है कि गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रीतम उदाहरण है वह स्थित है। तो ये जो गोविंद महल है ये आपका दतिया में है। कहाँ पर है? दतिया में। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। तो जो आपके भास्कराचार्य थे, भास्कराचार्य जो थे, वो आपके बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद आता है कि कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो जो बीड़ा है वो आपका सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। ठीक है, अब आगे है कि कौन से बृहत मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुई थी। तो जो आपका अंकोर वाट का मंदिर है, उसकी जो अभिकल्पना और जो निर्माण है वो सूर्यवर्मन द्वितीय के काल में हुई थी। ठीक है, इसके बाद है कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की है। तो जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर GIP रेलवे है, उसने सबसे पहले भारत में रेलवे सेवा प्रारंभ की थी। ठीक है, इसी में आगे आता है का निर्माता है और स्मारक हैं। तो जैसे अलाउद्दीन खिजली ने क्या क्या बनवाया है। तो अलाउद्दीन खिजली का आपका अलाई दरवाज़ा है जो कि दिल्ली में है। अकबर के द्वारा बुलंद दरवाज़ा जो कि फतेहपुर सीकरी में है। शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई आगरा में। औरंगजेब ने मोती मस्जिद बनवाई थी दिल्ली में। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था। तो जो सहायक संधि थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो प्रस्तावित की गई थी, उसे सबसे पहले किस भारतीय शासक ने स्वीकार किया था। तो हैदराबाद के निजाम ने उसे स्वीकार किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। तो जो लॉर्ड कैनिंग थे वो आपके भारत के प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय थे। ठीक, इसी के साथ नेक्स्ट है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। कौन सी की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। ठीक है,
नेक्स्ट है कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा है। तो जो जफरनामा है वो आपके गुरु गोविंद सिंह ने लिखी है, ठीक है, फारसी में। इसके बाद है कि किस सिख गुरु ने नानक की जीवनी लिखी है। तो जो आपके गुरु अंगद देव थे उन्होंने गुरु नानक की जीवनी लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का परिवर्तन किसने किया है। तो जो खालसा पंथ का जो परिवर्तन है वो आपके गुरु गोविंद सिंह ने किया है। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। इसी में नेक्स्ट है कि 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किए गए थे। तो जो सिराजुद्दौला थे वो आपके 1757 में क्लाइव के द्वारा पराजित किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि सुगोली की जो संधि है 1816 किन के बीच संपन्न हुई थी। तो जो सुगोली की संधि है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य संपन्न हुई थी, ठीक है। इसके बाद आता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी। तो टीपू सुल्तान की जो मृत्यु है 1799 में श्रीरंगपट्टनम में हुई थी, ठीक है। आगे है कि हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे। तो हड़प नीति में आपके झांसी, नागपुर व सतारा राज्य जो थे वो भारतीय राज्य कब्जे में कर लिए थे, ठीक है। आगे आता है कि किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। तो जो अवध के जो नवाब थे वो आपके नवाब वजीर कहलाते थे, ठीक है। इसके नेक्स्ट आता है आपका कि किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था। तो जो आपके चूड़ामन थे यानी कि चूड़ामणि थे उन्होंने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक के रूप में संगठित किया था, ठीक है। इसके बाद आता है कि किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है। तो जो सूरजमल थे उन्हें जाटों का अफलातून या फिर जाटों का आदरणीय कहा जाता था, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है आपका कि भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो जो नादिर शाह थे उनको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। और नादिर शाह ही वो थे जो भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लेकर लूट कर ले गए थे, ठीक है। आगे है कि भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था। तो जो सिंध का विलय हुआ था वो 1843 में हुआ था और ये लॉर्ड एलन बरो के राज्य में हुआ था, ठीक है। कि जो लॉर्ड एलन बरो थे वो गवर्नर जनरल के समय में आपका सिंध का विलय किया गया था। फिर है कि सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है। तो जो सिंध विजय का जो श्रेय है वो आपके सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है, सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे। तो ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित जो गवर्नर जनरल हैं वो आपके लॉर्ड बेंटिंग है। फिर आता है आपका कि वोडियार कहाँ के शासक थे। तो जो वोडियार थे वो आपके मैसूर रियासत के शासक थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी। तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर 1758 में बनाया गया था। लॉर्ड क्लाइव जो थे उनको जो बंगाल के गवर्नर हैं वो 1758 में बनाया गया था, ठीक है। फिर है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल हैं वो आपके विलियम बेंटिंक हैं। नेक्स्ट है कि द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था। तो जो वारेन हास्टिंग हैं उन्होंने द्वैत शासन को समाप्त किया था। इसके बाद आता है कि अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किसने किया है। तो जो मराठा थे, मराठाओं ने अंग्रेज़ों का सबसे ज़्यादा विरोध किया था, ठीक है। इसके नेक्स्ट है कि प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का जो युद्ध है वो आपका 1757 में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व था क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खोल दिया था। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि उसके बाद ही जो ब्रिटिश साम्राज्य था वो भारत में अपने पैर पसार सका था। और ये प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो 1757 में, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट आएगा आपका। और फ्रेंड्स अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर लिंक नहीं भी है तो आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे ऑल एग्ज़ाम क्रैकिंग कर सेलेक्ट करेंगे तो आपको वहाँ पर मेरा चैनल मिल जाएगा। तो वहाँ जाके आपको इन सब की PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था। तो उनका उद्देश्य ये था कि वो भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना चाहती थी। इसीलिए वो भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी क्योंकि जब वो ब्रिटिश से जो अधिकारियों को लेकर
जाते थे उनका खर्चा ज़्यादा होता था, तो वो काम तो अपने तो जो भारतीयों को शिक्षित करना चाहती थी ताकि वो उन्हें अपने अंडर काम करा सके। फिर है कि प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो जो प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर जो डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। ठीक है। फिर है कि आदि ग्रंथ किसने संकलित किया है? तो जो आदि ग्रंथ है वो आपके गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था, यानी कि लिखा था। फिर इसके बाद आता है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है? तो भारत में जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो नींव है वो 1835 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा पड़ी थी। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट आएगा कि पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे। तो पंजाब में जो सिख राज्य के जो संस्थापक थे वो आपके रणजीत सिंह थे। ठीक है। आगे आता है कि किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडुगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? कहाँ पर? डिंडुगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था, तो वो आपके हैदर अली थे। कौन थे? हैदर अली। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट रहेगा आपका कि किस मुगल बादशाह ने 1773 में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की थी? तो जो आपके मोहम्मद शाह रंगीला थे, मोहम्मद शाह रंगीला ने 1733 में, कौन से में? 1733 में बिहार की जो सूबेदारी थी वो बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान कर दी थी। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कि अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? यानी कि अंग्रेजों ने जो पेंशन व्यवस्था स्टार्ट की थी तो वह प्रथम मुगल बादशाह कौन थे? तो वो आपके शाह आलम द्वितीय थे। ठीक है। फिर है कि गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने गोद लेने की जो प्रथा थी, जिनके बच्चे नहीं होते थे तो वो गोद ले लिया करते थे और सारा साम्राज्य उन्हीं के नाम हो जाता था। तो ये जो प्रथा थी वो लॉर्ड डलहौजी ने समाप्त कर दी थी। ठीक है। फिर आता है कि पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो पंजाब के जो राजा रणजीत सिंह हैं उनकी जो राजधानी थी वो लाहौर थी। ठीक है। आगे है कि हैदर अली की मृत्यु 1782 में किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो हैदर अली थे उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। इसी में हम आगे बढ़ेंगे कि ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? तो जो डाक टिकट है वो आपकी लॉर्ड डलहौजी ने ही स्टार्ट किया था। और जो भारत में जो रेलगाड़ी स्टार्ट हुई थी चलना, तो वो भी आपकी लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में हुई थी। ठीक है। फिर है आपका कि सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो सती प्रथा का अंत करने और ठगी को समाप्त करने का जो श्रेय है वो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जाता है। किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। ठीक है। फिर आता है आपका कि अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? तो अवध के जो स्वायत्त राज्य के जो संस्थापक थे वो आपके सादत खान यानी कि बुरहान उल मुल्क थे। कौन थे? सादत खान का ही नाम है आपका बुरहान उल मुल्क। ठीक है। इसी में हम आगे चलेंगे कि किसने मीर कासिम और सुजादुल्ला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे? तो वो आपके शाह आलम द्वितीय थे। ठीक है। आगे है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस समय मुगल सम्राट कौन थे? तो जब आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस समय मुगल सम्राट आपके अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय थे। कौन थे? अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। ठीक है। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव के जो उत्तराधिकारी हैं वो आपके हेस्टिंग थे। कौन थे? हेस्टिंग। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा कि नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो संघर्ष का जो प्रमुख कारण है वो अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था, यही इनके बीच संघर्षों का प्रमुख कारण था। ठीक है। फिर है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है। तो जो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति है वो आपकी वारन हेस्टिंग से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद की संधि जो कि आपकी 1765 में हुई थी। एक क्वेश्चन आपका यही बन जाता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 में हुई थी। और किसके राज शासन काल में हुई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के में हुई थी। तो रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो मुर्शिदाबाद का उप दीवान है वो आपके मोहम्मद रजा खान को बनाया था। ठीक है। इसी में हम आगे बढ़ेंगे कि किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो जो आपके राजा सिताब राय थे उनको रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। ठीक है। फिर है कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था।
तो जो रणजीत सिंह थे उन्होंने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है वो शाह शुजा से प्राप्त किया था। ठीक है, फिर है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था, तो जो आपके सर आयरकूट को हैदर अली ने पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था। ठीक है, फिर है कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे, तो रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी थे वो आपके खड़क सिंह थे। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी, तो वो आपके गुरु अर्जुन देव थे। ठीक है, इसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था, तो जो आपका बक्सर का युद्ध था, बक्सर के युद्ध से ही आपके जो अंग्रेज थे वो भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। ठीक है, फिर है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था, तो इलाहाबाद में जो घोषणा पत्र है वो पढ़कर लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। इसके बाद आता है कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, तो जो रणजीत सिंह थे वो आगे शुक्रचकिया मिसल से संबंधित थे। ठीक है, इसी में नेक्स्ट है आपका कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, तो जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे उन्होंने मैसूर राज्य को ले लिया था। ठीक है, फिर है कि किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, तो जो मीर कासिम थे, तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली थी। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि किसकी समाधि के कारण नदेर गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा माना जाता है। फिर ठीक है, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट है कि बक्सर का युद्ध जो कि 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था, जब बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, उस समय दिल्ली के जो शासक थे वो आपके शाह आलम द्वितीय थे। नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे, तो जो टीपू सुल्तान थे वो आपके 1799 में अंग्रेजों के साथ युद्ध करते करते हुए मारे गए थे। फिर है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन है, तो जो गुरु गोविंद सिंह हैं वो आपके सिखों के अंतिम गुरु थे। इसके बाद आता है कि कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था, तो जो प्लासी का युद्ध था उसने ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट आता है कि डिंडीगुल नाम क्या है, तो डिंडीगुल जो है वो आपका तमिलनाडु में एक नगर है। नेक्स्ट है कि बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था, तो मुर्शिदाबाद से जो कलकत्ता खजाना स्थानांतरित किया गया था तो उस टाइम पर आपके वारन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे। ठीक है, फिर है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के समय पर भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। नेक्स्ट है कि किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो वारन हेस्टिंग के समय कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था, तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो आपका 1784 में वारन हेस्टिंग के काल में पारित किया गया था। ठीक है, इसके बाद है कि भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे, तो वो आपके टीपू सुल्तान थे जिन्होंने आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। ठीक है, फिर है कि भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछाई थी, तो आपके जॉर्ज क्लार्क ने बिछाई थी। इसके बाद है कि भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवाहन का सिद्धांत किसने दिया है, तो जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने संपत्ति के अपवाहन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का किसने अधिक लाभ प्राप्त किया है, तो वो जमींदारों ने सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त किया था। इसके बाद है कि भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था, तो सबसे पहला जो सूती वस्त्र मिल है वो आपका बम्बई में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके बाद आता है कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती है, तो जो आपकी मद्रास प्रांतीय जो रैयतवाड़ी भू व्यवस्था थी वो कृषकों के हितों के लिए अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट पर चलेंगे कि किसके शासनकाल किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त यानी कि स्तंभरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था थी वो स्टार्ट की गई थी। ठीक है, फिर है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई थी, तो 1820 में आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुई थी। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, तो वो आपका बिहार
आधार था। ठीक, इसके बाद है कि 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर लगाना। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण के जो लेखक हैं वो आपके दीनबंधु मित्र हैं। इसके बाद है कि अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। तो जो कहवा बागान है वो आपके वायनाड जनपद में लगाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने दिया था? तो आर्थिक दोहन का विचार का जो प्रतिपादन है वो आपके दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो जो प्रथम जनगणना हुई थी आपकी नहीं, वो तो अलग है। तो जो प्रथम जनगणना हुई थी वो आपके लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है, फिर आता है कि सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? तो सर टॉमस मुनरो जो हैं वो आपके रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित हैं। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम रेल लाइन का जो निर्माण है वो 1853 में किन नगरों के बीच हुई थी? तो बम्बई से थाने के लिए की गई थी। ठीक है, इसी में हम आगे बढ़ेंगे कि भारत में उपनिवेशी काल में हिटली आयोग, कौन सा? हिटली आयोग, जो कि 1929 का उद्देश्य क्या था? तो जो हिटली आयोग का जो उद्देश्य था वो आपके श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेतन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना था। ठीक है, इसी के साथ ही है कि स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। तो मुख्य उद्देश्य आपका छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंधन में चलने वाली समिति देयता का प्रथम बैंक था। तो प्रथम बैंक क्या था? तो प्रथम बैंक आपका अवध कॉमर्शियल बैंक था। ठीक है, नेक्स्ट है कि अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त था वो आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। ठीक है, इसी में हम आगे बढ़ेंगे कि भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में पारित इल्वर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो इल्वर्ट बिल का जो उद्देश्य था वो था कि जहां तक अदालतों की दंडित अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी का रोकना। ठीक है, नेक्स्ट है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव। क्या था? भारी उद्योगों का अभाव होना। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? तो 1833 की चार्टर एक्ट के तहत जो आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था वो अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेती हरों को पट्टा जारी करेंगे। क्या करेंगे? खेती हरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों से पट्टा जारी नहीं किए गए। तो जो अनेक जमींदारों से जो पट्टा जारी नहीं किए गए थे उसका कारण क्या था? तो उसका कारण था कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, इसीलिए उन्होंने पट्टा जारी नहीं किया था। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट आएगा कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र कहा जाता है। तो जो आपका वुड का घोषणा पत्र है 1854 को मैग्ना कार्टा यानी कि महाअधिकार पत्र कहा जाता है। कि किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया था, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो जो प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा है वो आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे इसी सीरीज में कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो भारत में जो आधुनिक शिक्षा के जो जन्मदाते हैं वो आपके चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 की स्थापना किसने की थी? तो जो हिंदू कॉलेज कलकत्ता है उसकी जो स्थापना है वो आपकी डेविड हेयर ने की थी। और कब? तो 1817 में की थी। तो हिंदू कॉलेज है कहाँ पर आपका? तो वो कलकत्ता में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पहली आधुनिक पटसन मिल कहाँ स्थित है? तो जो पहली आधुनिक पटसन मिल है वो आपकी सिसरा बंगाल में स्थित है। कहाँ पर है? बंगाल में। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग
की स्थापना कहाँ हुई है, तो वो आपके बिहार, जो कि वर्तमान में झारखंड में हुई है। तो इसी के साथ जो हमारी मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब जो आपकी सीरीज स्टार्ट होगी, अब जो आपका मध्यकालीन भारत था वो आज की सीरीज हमारी यहीं समाप्त होगी और मध्यकालीन भारत भी हमारा यहीं समाप्त हो जाएगा। अब जो हम आपको कराएंगे वो आपका रहेगा आधुनिक भारतीय इतिहास में। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यूरोपियों का आगमन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे यूरोपियों का आगमन। फिर उसके बाद जो भी आपका रहेगा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट पसंद आया हो, तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर एंड सपोर्ट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।